चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3। इसका पहला सवाल पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन और फर्स्ट है, कह रहा है कि एक कलश में 3 लाल और 7 काली गेंदें हैं। एक कलश है, उसमें सपोज कर लो कि ये मैं कलश बना ले रहा हूँ। इसमें कह रहा है 3 लाल और 7 काली गेंदें हैं, 3 रेड हैं और 7 ब्लैक हैं। यादृच्छिया एक गेंद निकाली जाती है तथा इसका रंग नोट करने के पश्चात पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता समझते हैं जरा सा। इस कलश में से कोई एक गेंद निकाली जाती है और जब निकालेंगे हम तो या तो हम रेड निकाल सकते हैं या तो ब्लैक निकाल सकते हैं। हमारी बात को समझो, हम इसमें से एक गेंद निकाल रहे हैं, ठीक है। तो भाई एक गेंद निकालेंगे, यादृच्छिया हमको निकालना है, आंख बंद करके निकालना है, चाहे कलश में हाथ डाल के ऐसे निकालेंगे तो वो गेंद कोई भी आ सकती है, या तो रेड आ सकती है या तो ब्लैक आ सकती है। तो सपोज कर लो कि मैंने जो गेंद निकाला था वो कितना आ गया, रेड, वो आ गया अगर रेड। तो ये हमसे कह रहा है कि जब वह रेड आता है तो फिर उसमें क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है और फिर रेड कलर की 2 और गेंदें उसमें बढ़ा, मतलब कि जिस कलर की आती है उसी कलर की 2 गेंदें और उस कलश में डाल दी जाती हैं। तो सपोज कर लो कि अगर ये रेड निकला तो रेड की कंडीशन में 2 रेड और उसमें बढ़ा दिया, यानी कि 5 अब ये रेड हो जाएगा और ब्लैक तो वही रह जाएंगे 7 ही। अच्छा, ये कह रहा है, अब मतलब की कंडीशन अगली ये भी हो सकता है कि वो क्या निकल जाए, ब्लैक निकल जाए। तो ब्लैक की केस में जब ब्लैक निकलेगा तो फिर उसको गेंद को भी उसमें रख देना है और फिर उसी कलर की 2 और अतिरिक्त गेंदें उसमें डाल देनी है। तो यहाँ पर सपोज कर लो कि हम ब्लैक निकाले तो 2 ब्लैक और बढ़ जाएगा, यानी कि 3 रेड है और ये 9 क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है, उसके बाद चाहे रेड निकले चाहे ब्लैक निकले, उसके बाद उसको रखने के बाद 2 अतिरिक्त गेंदें और निकाली जाती। जैसे मतलब मैंने कहा कि इसमें से क्या निकाला, मैं रेड निकाल लिया है। रेड निकालने के बाद उसको देखा कि वो रेड है तो फिर उसमें मैंने क्या कर दिया, उस थैले में फिर मैंने उस कलश में डाल दिया और फिर मैंने क्या कर दिया कि जो कलर निकला था उसी कलर की 2 गेंदें और उसमें मैंने डाल दिया। और उसके बाद जो है आगे काम क्या किया जाता है, फिर एक गेंद निकाली जाती। देखता हूं कि एक ही गेंद निकाली जाती है ना। निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं, कलश में से फिर एक गेंद निकाली जाती है। अब मतलब कि अब उसके बाद मतलब उस कलर की 2 गेंदें रखने के बाद कह रहा है कि फिर एक गेंद निकाली जाती है। उस गेंद के लाल होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है कि वह क्या है, रेड ही है। तो अब या तो ये केस बनी होगी और इसमें से एक गेंद निकाली गई होगी जो क्या रही होगी, रेड रही होगी, ठीक है। और या तो ये केस बनी होगी और इसमें से एक गेंद निकाली गई होगी, ये जो वो क्या रही होगी, रेड रही होगी। इसी की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है। तो समझते हैं, मैं ये मान लेता हूं कि रेड की जो घटना है, माना प्रथम बार गेंद प्रथम बार निकालने पर गेंद लाल होने की घटना E1 तथा काली होने की घटना E2 है तथा दूसरी बार निकाली गई गेंद क्या है, लाल। दूसरी बार निकाली गई गेंद लाल होने की घटना क्या है,
ई है। तब अब हम निकालते हैं कि पहली बार हमको निकाली गई जो गेंद क्या है, लाल है, उसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकाल देता हूं। तो Pe1 बराबर, बताओ मैं अगर गेंद क्या निकालता हूं, लाल निकालता हूं, तो इसकी प्रायिकता 3/10 हो जाएगा। अरे भाई गेंद अगर लाल आती है, इसमें से हमको एक गेंद निकालना है, वो लाल आती है, तो लाल कितनी गेंदें हैं, 3 है, और टोटल कितने, 10, टोटल 10, तो हो जाएगा 3/10। अच्छा 3/10। अच्छा फिर अगर मैं ये कहूं कि यहां पर आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अब मैं निकाल दे रहा हूं कि पहली बार अगर निकाली गई गेंद हमारी ब्लैक है, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि भाई निकालेंगे तो कोई एक ही गेंद उसमें से आएगी, या तो ब्लैक आएगी या तो रेड आएगी, तो रेड की प्रोबेबिलिटी तो ये हो गई। अगर मैं ब्लैक निकालता हूं तो ब्लैक 7/10 हो जाता, तो हो जाएगा 7/10। अब उसके बाद सपोज कर लो कि जब ये काम हुआ, मतलब E1 हुआ, E1 का मतलब कि रेड गेंद आई, तो फिर उसमें रख दिया गया, तो रख दिया गया तो ये केस बनेगी, और इसके बाद इसमें से एक गेंद निकाली गई है जो क्या है, रेड है, इसकी इवेंट को मैंने E माना है। तो E1 हुआ है, E1 हुआ है, तो फिर E की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब जब रेड निकला है तो ये अब हमारी केस बनेगी। अब यहाँ से एक गेंद निकाली जाती है, वो रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 5/12 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, जब रेड निकलेगा तो उसी कलर की और 2 गेंदें इसमें बढ़ा दी गई हैं। अब ये गेंद यहाँ से फिर एक गेंद निकालेंगे, वो रेड हो, तो रेड की प्रोबेबिलिटी 5/12 हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, Pe/E1 बराबर कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ, चाहूँ तो यहाँ पर Pe1 बराबर लिख दे रहा हूँ 3/10, और इतना बराबर हो जाएगा 5/12। अच्छा अगर मैं कहूँ कि ये Pe2, तो यहाँ पर मैं दर्शा लेता हूँ Pe2, तो Pe2 बराबर तो आया है 7/10। अब जब ये काम होता है तो फिर उसके बाद अब इसमें से रेड ही कलर की गेंद निकाली जाती है, तो यहाँ से E2 हो चुका है, तो फिर E की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ Pe/E2, तो बराबर कितना हो जाएगा, रेड ही निकालना है तो 3/12 हो जाएगा ये। अरे टोटल रेड 3 है, और अरे रेड की संख्या 3 है और टोटल गेंद 12 है, तो ये हो जाएगा, बोल दो कितना, 3/12 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि जो दूसरी वाली गेंद है वो रेड आती है, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। तो भाई या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों ही केसों में तो आर ही, मतलब रेड ही मैंने गेंद निकाला है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को हम क्या करेंगे, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से निकाल लेंगे, लिख देंगे। इसलिए Pe बराबर, इसलिए मतलब कि गेंद क्या आती है, लाल आती है, तो लाल की घटना को मैंने क्या माना है, E, तो Pe बराबर हो जाएगा Pe1 इंटू Pe/E1 प्लस Pe2 इंटू Pe/E2, बस वैल्यू पुट आउट यहाँ पर कर लेना है। Pe1 का मान तो मैं निकाल चुका हूँ 3/10, और E/E1 का मान है 5/12, और प्लस Pe2 का मान है 7/10, और इंटू इसकी वैल्यू है 3/12। बस इसको अगर चाहें तो काट लेते हैं इसको ना, 3 चौके 12 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 चौके 12 ये भी हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं काट रहा हूँ कि फिर वो हर को बराबर करने के लिए लॉसा लेना पड़ेगा। वैसे 10 चौके 40 दोनों का एलसीएम है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 एकम 5/40 हो जाएगा, और माइनस ये 7 एकम 7/40 हो जाएगा। जरा देखते हैं, अरे प्लस है ये, प्लस ये 7/40 हो जाएगा, तो 7 5 12 हो जाएगा, 12 में कितना हो जाएगा 40, यानी कि इसको अगर काट देंगे 2 से तो 2 छक्के 12, और ये हो जाएगा, कट जाएगा क्या 4 से तो कट जाएगा, 4 3 12 और 4 2 में 40, 3/10 आंसर हो जाना चाहिए। आगे देखें, चलो सेकेंड प्रश्न पढ़ते हैं। एक थैले में 4 सफेद और 3 लाल गेंदें हैं, और एक अन्य थैले में 3 सफेद और 7 लाल गेंदें। तो मैंने थैलों को पहले मैं बना भी लेता हूं। यहाँ पर
एक थैला है हमारे पास ये और दूसरा थैला ये है। कह रहा है कि एक थैले में 4 सफेद यानी कि 4 व्हाइट और 3 रेड गेंदे हैं और एक अन्य थैले में 3 व्हाइट और 7 रेड गेंदे हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिक चुना जाता है और फिर उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो सफेद रंग की है। दोनों थैलों को पहले क्या किया जाता है, दोनों में से किसी एक को चुना जाता है और फिर एक गेंद निकाली जाती है। और कह रहा है कि वो गेंद जो निकाली जाती है वो क्या है, सफेद है। ये दे दिया हमको कि वो सफेद है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। समझो जरा सा, समझते हैं। कह रहा है कि इन दोनों थैलों में से पहले किसी एक थैले को क्या किया जाता है भाई, चुना जाता है और चुनने के बाद उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। या तो हो सकता है कि हम इसको चुन करके एक गेंद निकालें या तो हो सकता है कि इसको चुन करके एक गेंद निकालें। अब ये कह रहा है कि ये गेंद क्या है, लाल है। ये गेंद व्हाइट है। ये गेंद क्या आती है भाई, व्हाइट आती है। कह दिया कि ये व्हाइट है तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि वह पहले थैले से निकाली गई, यहां से निकाली गई। यही हमसे पूछ रहा है। तो चलो मैं लिख दे रहा हूं कि पहले थैला की जो घटना है वो इवन है, ठीक है। और जो दूसरा वाला, इसको पहला थैला में कह दे रहा हूं और इसको क्या कह दे रहा हूं, दूसरा थैला कह दे रहा हूं। अब पहले थैले की जो घटना है उसको मैं E1 कह दे रहा हूं और जो दूसरा थैला है उसकी घटना को मैं E2 कह दे रहा हूं। तो यहाँ पर निकाल देंगे भाई PE1। पहले थैले को चुना जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर क्या निकाल देंगे PE2, मतलब कि थैला को जो चुना जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर लिख लेता हूं कि माना थैला फर्स्ट की घटना E1 तथा थैला सेकंड की घटना E2 है तथा थैले को E2 है तथा किसी थैले को चुनकर एक गेंद निकाली जाती है। एक गेंद, एक सफेद गेंद निकाली जाती है जिसकी घटना क्या है भाई, ई है। तो ये मान ले रहे हैं कि जो व्हाइट गेंद है उसकी इवेंट क्या है, ई है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये व्हाइट है तो थैला फर्स्ट से निकाला गया, इस बात की प्रायिकता क्या है। तो यहीं पर मैंने बताया था कि जब इसी को भेज देता है यहाँ पर तो उसी को हम कहते हैं बेज प्रमेय से उसकी प्रोबेबिलिटी निकलती है, ठीक है। ये मालूम है तो फिर हमको पूछेगा कि तो इस थैले से निकाला गया है या इस थैले से निकाला गया, यहीं पर कौन सी प्रमेय लागू होती है, बेज प्रमेय, जिसको हम कह सकते हैं कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसी का ये रिवर्स है, प्रतिलोम है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब ये हमको दे दिया है तो यहाँ से है, चाहे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो यही टोटल प्रोबेबिलिटी का वो रिवर्स कहलाता है, प्रतिलोम कहलाता है। तो बेज प्रमेय का एक नाम हम अलग से भी दे सकते थे, क्या, इनवर्स ऑफ ए टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का वो उल्टा कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चूंकि हमको ये दिया हुआ है, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है, तो पहले मैं PE1 निकालता हूँ। तो PE1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 और PE2 बराबर भी कितना हो जाएगा, 1/2। अब उसके बाद E1 हो चुका तो E की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर E की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है जबकि E1 हो चुका है, मतलब कि इस थैले को हम चुन चुके हैं। तो ये क्या है, व्हाइट है ना, तो व्हाइट आता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो व्हाइट हो जाएगा 4/7। अरे हम इस थैले को चुनेंगे तो व्हाइट निकालेंगे तो व्हाइट हो जाएगा 4/7। अच्छा, अगर थैला हम ये चुनेंगे तब उसके बाद अगर व्हाइट निकालेंगे तो PE/E2 से इसको डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा 3/10, क्योंकि व्हाइट इसमें 3 है और टोटल कितने हैं, 10। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो व्हाइट है हमको मालूम है तो वो पहले थैले से निकाला गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर चाहूँ तो मैं लिख ले रहा हूँ ये, तब PE1 बराबर सब कुछ मैं निकाल चुका हूँ। तो PE1 बराबर 1/2
PE2 बराबर 1/2, PE बटे में E1 बराबर कितना है 4/7 और PE बटे में E2 बराबर कितना है 3/10 लिखेंगे। अब क्या निकालना है ये हमको मालूम है, तो इस बात की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो PE2 अपान E की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यही है बेज प्रमेय। तो मैं कहा था कि अगर हमसे पूछ रहा है कि ये मालूम है तो इस बात की प्रायिकता क्या है, तो ऊपर ये प्रोडक्ट रहता है और बटे में टोटल प्रोडक्ट का सम, ये प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट, यही बेज होता है। तो मैंने कहा था कि सूत्र नहीं भी याद रखेंगे हम लोग तो सूत्र बना लेंगे। तो PE2 अपान E बराबर हो जाएगा PE1 इंटू PE/E1 अपान टोटल प्रोबेबिलिटियों का, इस प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट और इस प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट का सम। तो ये हो जाएगा PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 और इंटू PE/E2। बस वैल्यू पुट आउट करते हैं। इसका मान है 1/2 और इंटू 4/7 अपान 1/2 इंटू 4/7 प्लस 1/2 और इंटू 3/10। बस इसी को हल कर लेंगे, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो ये 4 अपान नहीं तो काट दे रहे हैं इसको, ये हो जाएगा 2/7 अपान इसको देख लो, ये हो जाएगा हमारा 2/7, ये भी हो जाएगा देखो ना, ये 2/7 और प्लस ये हो जाएगा 3/20, ये 3/20। अब 7 का और 20 का एलसीएम हम ले लेते हैं, तो 2/7 हो जाएगा और अपान 20 सत्ते 140 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो ये हो जाएगा 20 दूना के 40 और प्लस 20 सत्ते 140 7 त्रिके 21 और बराबर ये 2/7 और गुणे कर लेंगे ये 140 और बटे में 61 हो जाएगा, क्या है 61। अब इसको काट लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो 20 दूना के 40 बटे में 61 हमारा आंसर हो जाना चाहिए। चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 70% छात्रावास में रहते हैं। छात्रावास में कितने परसेंट रहते हैं 70%। और छात्रावास में नहीं रहते हैं, ये छात्रावास नहीं है, ये छात्रावास नहीं है। इसमें कितने परसेंट रहते हैं 30%। ये छात्रावास है और ये छात्रावास नहीं है। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 45% और छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्रों में से 15% छात्रों ने ए ग्रेड लिया। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को चुना गया और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। समझो जरा सा, ये जो छात्रावास में लड़के रहते हैं वो कितने रहते हैं 70% रहते हैं, और जो छात्रावास में नहीं रहने वाले हैं वो कितने 30% हैं। अब वर्ष के अंत में ये देखा गया, वर्ष के अंत में एक छात्र को, भाई अब कहने का मतलब कि हमारा ये विद्यालय है और विद्यालय में से एक छात्र को हम चुने, चाहे उसको किसी भी तरह से तेज लड़का रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार से एक लड़का मैं चुना और ये पाया गया कि ये तो छात्रावास में रहने वाला है, मतलब कि ए ग्रेड मिला उसको, तो हम उसको देखे कि वो कहाँ का रहने वाला लड़का है, तो पता चला कि वो कहाँ का है, छात्रावास का है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे क्या होगी कि वो छात्रावास में रहने वाला है। ठीक है, तो समझते हैं जरा सा। हो सकता है कि हम इसकी घटना को, छात्रावास में रहने वाले जो छात्र हैं उसकी घटना को E1 कर दे रहे हैं, E1,
और जो छात्रावास में नहीं रहते हैं उसकी घटना को हम क्या कह रहे हैं, E2 कह रहे हैं। अब उसके बाद हम ये कहते हैं कि छात्रावास में रहने वाला लड़का है वो A ग्रेड पाता है, A ग्रेड पाता है। इसकी घटना को मैं क्या लिख दे रहा हूँ भाई, E लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कोई लड़का छात्रावास में रहने वाला हो और वह A ग्रेड पाता होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी, छात्रावास का रहने वाला है और A ग्रेड पाता है तो E/E1 की वैल्यू क्या होगी ये मैं लिखूंगा। फिर उसके बाद अगर छात्रावास में नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है कि सब हॉस्टल में रहेंगे तो तेज रहेंगे। ठीक है, कुछ लड़के ऐसे मेहनती होते हैं जो घर पर रह कर के भी अपना वो मेंटेन रखते हैं। तो ये हो जाएगा कि अगर वह कहाँ का होगा, छात्रावास में नहीं रहने वाला होगा और A ग्रेड पाता होगा तो PE/, क्या हो जाएगा, E2। तो पहले तो हमको मानना होगा कि माना छात्रावास में रहने वाले छात्रों की घटना E1, माना छात्रावास में रहने, माना छात्रावास में रहने वाले छात्रों की घटना E1 तथा छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्रों की घटना E2 है तथा A ग्रेड प्राप्त करने की घटना क्या है, E है। तब अगर मैं कहूं कि PE1 बराबर क्या होगा तो ये देखो जो दिया हुआ है 70% छात्र छात्रावास में रहते हैं, वही परसेंटेज टोटल और परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है तो इसको हम क्या लिख देंगे, 70/100 लिख देंगे। तो अभी चलो यहीं पर रहने देते हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो काट लेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो छोड़ देंगे। अगर PE2 की बात करेंगे तो PE2 बराबर कितना हो जाएगा, 30/100। अभी रहने देते हैं वैसे ही। आगे पढ़ता हूँ सवाल को एक बार फिर। 30% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 45%, जो छात्रावास में रहते हैं उसमें से 45% लड़कों ने A ग्रेड प्राप्त किया, यानी कि A ग्रेड प्राप्त करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 45/100। तो छात्रावास में रहने वाले लड़के A ग्रेड प्राप्त करते हैं यानी कि 45/100, और जो छात्रावास में नहीं रहते हैं उनमें से 15% छात्रों ने A ग्रेड प्राप्त किया, यानी कि ये हो जाएगा 15/100। जो छात्रावास में नहीं रहते हैं वो A ग्रेड पाते हैं, उसकी प्रायिकता है 15/100। तो हमसे ये कह रहा है कि वर्ष के अंत में एक छात्र को चुना जाता है और वह A ग्रेड पाता है, A ग्रेड वाला छात्र को चुना गया, तो हमसे इस बात की प्रायिकता पूछी जा रही है कि वो छात्र कहाँ का है, छात्रावास में रहने वाले। यहाँ पर उसको वेध दिया, यानी कि वो टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रतिलोम हो गया, उल्टा हो गया, तो यहीं पर हम लागू करते हैं बेज प्रमेय। तो यहाँ से पूछ रहा है तो ये प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट अपान में टोटल प्रोबेबिलिटी, ये ना करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ कि PE/E1 का जो मान है वो कितना है, 45/100 है, और ये PE/E2 की वैल्यू है वो 15/100 है। और यहाँ पर भी इसको मैं लिख देता हूँ PE1 बराबर 70/100 और ये PE2 बराबर जो है वो 30/100। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इस बात की प्रायिकता पूछ रहा है, जबकि ये हमारे पास है, यानी कि P किस बात की प्रायिकता, E1 की प्रायिकता पूछ रहा है, जबकि क्या है हमारे पास, ये मालूम है कि वो A ग्रेड पाता है। PE1/E का मान पूछ रहा है, तो फार्मूला हो जाएगा PE1 इंटू PE/E1 अपान PE1 इंटू PE/E1 प्लस टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब PE2 इंटू PE/E2। वैल्यू पुट आउट कर दें तो ये है 70/100 इंटू 45/100 अपान में 70/100 और इंटू
45/100 प्लस 30/100 इंटू 15/100। देखते हैं जरा सा, ये देखो ये 100 इंटू 100 ये कितना है भाई, 100 है। 100 इंटू 100 वो तो कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 70 गुणे 45 अपान 70 गुणे 45 प्लस 30 गुणे 15, 30 गुणे 15। इसी को बस हमको क्या कर लेना है, सालो कर लेना है। देखते हैं बराबर, इसको मैं सालो करता हूँ, लिखता हूँ। देखो ये हो जाएगा 70 और गुणे 45, कुछ कॉमन नहीं था क्या, 15 कॉमन हो सकता था, चलो कोई बात नहीं है। चलो 15 को कॉमन कर लेते हैं, 10 भी और 15 भी ना, तो 10 गुणे 15 को मैं कॉमन करता हूँ इसमें से, तो 10 इसमें से कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और इसमें से 15 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, प्लस इसमें से 10 निकलेगा तो 3 हो जाएगा और गुणे 1। समझ पा रहे हो हमारी बात को? तो ये 10 सते 70 हो जाएगा, ये 15 तिया 45 हो जाएगा, अपान 7 के 21 प्लस 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा हमारा 21 और बटे में 24। काटेंगे तो काट लेंगे, 3 सते 21 और 3 बटे 24, आंसर देंगे 7 बटे में 8। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। माना उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/5 और अनुमान लगाने की प्रायिकता, मैं लिखते भी चलूंगा तो ठीक रहेगा, जानने अनुमान, जानने की प्रायिकता दिया हुआ है वो कितना 3/5 और अनुमान लगाने की प्रायिकता दिया हुआ है 2/5। आगे बढ़ते हैं। माना एक छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की छात्र के एक प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता, अनुमान लगा करके सही उत्तर दे रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 अभी मैं सेट करता हूं, ठीक है। इस बात की प्रायिकता है कि कोई छात्र, इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। तो सही उत्तर यहां पर मैं लिख देता हूं, सही उत्तर। अब देखो मैं बताता हूं कैसे हम मानेंगे कि माना छात्र के उत्तर जानने की घटना E1 तथा अनुमान लगाने की घटना, अनुमान लगाने की घटना E2 है तथा सही उत्तर देने की घटना, ये सही है, ये सही उत्तर देने की घटना ई है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह छात्र क्या है, सही उत्तर देता है, लेकिन वह क्या है, जानता है। मतलब कि ये सही बताता है, कब सही बताता है, वो जानता है तो सही बताता है। मतलब कि फिर कहाँ हमको भेज रहा है, ये हमको कह रहा है कि सही उत्तर है, लेकिन वो क्या जान रहा था तब ये सही बताया है। इसका मतलब कि वो हमको भेज दिया, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जबकि हमको ये दिया। तो फिर यहाँ पर भी कौन सी थ्योरम लागू होगी, बेज प्रमेय लागू होगी। ये तो क्लियर हो गया। तो मैंने देखो इसकी घटना को क्या कहा है भाई, E1 कहा है, इस घटना को मैंने क्या कहा है, E2 कहा है। तो P1 बराबर दे दिया है और P2 बराबर दे दिया हुआ है। फिर हमसे कह रहा है ये सही उत्तर की घटना को मैंने क्या लिखा है भाई, E लिखा है। तो इसका मतलब कि वो उत्तर सही देता है, कब, अनुमान लगा करके सही उत्तर देता है। इसका मतलब कि वो अनुमान लगाता है और सही उत्तर देता है, यानी कि PE/E2 की वैल्यू 2/5। लेकिन ये हमको नहीं दिया हुआ है।
कि वह जान रहा है और सही उत्तर दे रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब तुम बताओ ना, अगर हम किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं और सही बताते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी ना। ये भाई क्लियर है, कोई बात निश्चित है, निश्चित बात की प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1 होती है ना। हमारी बात को समझ पा रहे हो? ये एक निश्चित घटना है और निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है? 1। तो इसका मतलब कि PE, लेकिन कब? जब हम जानते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि ये उत्तर सही है, तो वो आप जानते हैं इस बात की प्रायिकता क्या है। तो पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसलिए घटना ही है तब। PE1 बराबर कितना है भाई? 3/5। PE2 बराबर कितना है? 2/5। PE/E1 की वैल्यू 1 और PE/E2 की वैल्यू 2/5। ये भी है क्या? देख लो तो, दोनों सेम ही है क्या? देख लेना प्रश्न में, मैं दोनों सेम लिखा हूं इसलिए कहीं मिस्टेक नहीं लिखा हूं। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है? लिखेंगे अब क्या पूछ रहा है हमसे कि वो उत्तर सही बताता है। ठीक है, ये हमारे पास है, तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि वो जानता है, जान करके सही उत्तर दिया हुआ है। जानता था तब सही उत्तर दिया है। तो कि E1/E की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यही बेस प्रमेय है। तो PE1/E बराबर, फार्मूला बन जाएगा यहीं से, ये मल्टीप्लाई अपान में ये मल्टीप्लाई प्लस ये मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा PE1 इंटू PE/E1। मैं कल बताया था क्लास में कि बेस प्रमेय वो बन जाएगी, हम लोग याद रखने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस सारे तरीके याद रखने जरूरी हैं। तो ये हो जाएगा PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2। सब वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं इसमें। PE1 का मान है 3/5 इंटू 1 अपान 3/5 इंटू 1 प्लस 2/5 इंटू 2/5। हल कर लेते हैं तो ये 3/5 हो जाएगा, और नीचे तो दोनों का नहीं, इसका 3/5 और प्लस ये 4/25। हाँ, थोड़ा मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ। तो ये 3/5 अपान, इसको हम लिख लेते हैं 25, इसका एलसीएम हो जाएगा, और 5 × 15 हो जाएगा ये, और प्लस ये 4 हो जाएगा, बराबर 3/5 इंटू ये 25 अपान 15 × 4 19 हो जाएगा क्या? ये 5 × 5 = 25, 5 × 15/19 आंसर जरा चेक कर लेना है? आगे बढ़ते हैं।